लास्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर रहे थे और रेजोनेंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था। आज हम लोग डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करेंगे एंड देन विल सी कि क्या क्या होता है डाइपोल मोमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट विद डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉन्ड में पोलैरिटी है तो दैट वुड क्रिएट अ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इन अ वे इज अ टर्म ऑफ फिजिक्स। जब आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया जाएगा, राइट। सो अ डाइपोल मोमेंट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर एक दो एक स्टिक के दोनों एंड में अगर हम लोगों ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दिया है, सो देयर वुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज चार्जेस एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्जेस देयर विल बी अ डाइपोल, राइट। सो इसको डाइपोल को और डिटेल में समझने के लिए क्या आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स लाइक HF, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम between the two atoms get displaced more towards fluorine because of its electronegativity, right? तो HF अगर बॉन्ड है तो that electrons will be pushed towards fluorine क्योंकि उसकी attraction करने की capacity ज़्यादा है because of its high electronegativity. So as a result of the polarization, the molecule poses a dipole moment, and this dipole moment is charge multiplied by the distance ऑफ द सेपरेशन। और तो अगर हम HF के स्ट्रक्चर्स को देखें तो दिस इज HF जहाँ पे H और F कनेक्टेड है। फ्लोरीन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल बी प्रेजेंट इन एज अ लोन पेयर्स, राइट। और क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन विल बी नॉट इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड बट रादर दे विल बी सिचुएटेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन, राइट। सो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे, दैट्स व्हाई देयर विल बी अ डाइपोल, राइट। सो इस डाइपोल को हम लोग शो कैसे कर रहे हैं? इस डाइपोल को हम लोग शो कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग एक एरो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एरो आपको ये दिखेगा कि ये एरो का जो हेड है दैट हेड इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द टेल इज टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। सो दिस विल हैपन ऑलवेज कि हम केमिस्ट्री में यही करेंगे कि अगर हमारे पास दो एटम है, एटम ए और एटम बी कनेक्टेड है ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड से, तो वी कैन से दैट इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ए, ठीक है। दिस इज डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग म्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन होता है दैट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द डी वेक्टर, ऑलराइट, ये डी वेक्टर होता है। सो नॉर्मली द एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ मॉलिक्यूल, ऑलराइट। सो एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो ये कन्वेंशन है, ठीक है। आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स बी, ऑलराइट। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम लोग जो एरो शो कर रहे हैं ये एरो इसलिए दिखाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट दिखा सकें हम लोग, ठीक है। हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट से मतलब है, हम लोगों को फिजिक्स के डाइपोल मोमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बट हाँ, हम इसके लिए जो एरो शो कर रहे हैं दैट एरो इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो, alright. So the vector D is towards less electronegative atom but conventionally it is represented as this, alright. So ये जो vector D है, ये vector D आपका जो है it will be towards less electronegative atom, this will be vector D, ठीक है। ये आपका वेक्टर डी होगा, फाइन। लेकिन हम लोगों ने कन्वेंशन जो है वो स्टार्टिंग से यही रखा है तो इसलिए हम लोग कन्वेंशन यही मानते हुए आ रहे हैं एंड दिस इज डिफरेंट देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर एरो, क्योंकि आप वेक्टर एरो जब भी देते हो तो आप एक क्रॉस नहीं देते उसके हेड उसके टेल में, राइट। तो यहाँ पे एक टेल में क्रॉस का यही मतलब है कि दिस इज समवॉट डिफरेंट कन्वेंशन देन आर रेगुलर या फिर एक स्टैंडर्ड वेक्टर कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। सो आगे से हम लोग जो है यही यूज करेंगे कि कन्वेंशनली हम ये ऐसा करेंगे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ
जो है आपका डाइपोल मोमेंट जाएगा। सो अगर हम कोई और एग्जांपल्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट let's say CCl bond, right? So if you are talking about CCl4, ठीक है, तो इसमें अगर डाइपोल मोमेंट मैं कैसे दिखाऊं, किस डायरेक्शन में दिखाऊं, Cl की तरफ या कार्बन की तरफ? Cl की तरफ दिखाएंगे, राइट? इट विल बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे। ठीक है, तो ये टेल में क्रॉस देना हम लोग भूलेंगे नहीं, राइट? ये इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे HF में भी वैसे ही दिखाया गया है। सो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो डाइपोल मोमेंट विल बी, डाइपोल मोमेंट इज QD, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है QD, where D is the distance between the atoms, right? और अगर more specifically बोले तो D is the bond length, right? bond length भी बोल सकते हैं, फाइन। और देखते हैं कुछ कन्वर्जन है इसमें। जो डाइपोल मोमेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसका यूनिट होता है डी बाई, ऑलराइट, सो इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज उसका जो है वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव जो चार्ज आएगा वो हम लोग लिखेंगे उसमें चार्ज में, ऑलराइट। सो Q इज द चार्ज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द डाइपोल, ठीक है, वो एक पार्शियल चार्ज होगा, ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। मैं बताऊंगा कि क्या यूज करेंगे, दैट विल बी आइदर गिवन और यू विल हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम बाद में देखते हैं फर्स्ट। बट हाँ, जैसे कि मैं ये बात कर रहा था कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी बाई कैपिटल डी, एंड डी बाई 1 डी बाई इज 3.3356 into 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। दिस इज C इज कूलम एंड M इज मीटर। सो यू कैन सी कि कूलम जो है हमारा यूनिट ऑफ चार्ज है और मीटर जो है हमारा यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ऑलराइट। सो नॉर्मली ये इतना वैल्यू को सजेस्ट करता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डी बाई, ऑलराइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2O देखें तो डाइपोल मोमेंट को वी कैन एड इट अप जस्ट लाइक वेक्टर्स, ऑलराइट। सो यहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसे ही किया है कि अगर H2O का स्ट्रक्चर ऐसा है तो H2O में ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट जाएगा और इसका जो है हम एक वेक्टर समेशन लेंगे, सो एंड दैट विल गिव अस अ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन, ऑलराइट। सिमिलरली अगर हम BF2 में देखते हैं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेरिलियम से स्टार्ट होगा और फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ये आपका जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है वो वेक्टर, एंड इफ वी सम इट अप सो दैट इज गोइंग टू गिव अस अ जीरो, ठीक है, जीरो वैल्यू, क्योंकि दे आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये जो है टोटल आपका जो डाइपोल मोमेंट ऑफ BF2 हो जाएगा दैट विल बी जीरो, राइट। और यहाँ पे जो है आपका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, right? So for the first case we can say the dipole moment is not equals to zero, and for the second case we can say dipole moment is equal to zero, right? जिसका dipole moment zero नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं this is a polar molecule, और जिसका dipole moment zero होता है we call it as non-polar molecule, right? तो डाइपोल मोमेंट जीरो तो नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो तो दैट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल, तो इसलिए H2O विल बी पोलर एंड BF2 इज नॉन पोलर, राइट। सिमिलरली जैसे देखिए BF3 देखते हैं अगर हम लोग, तो BF3 में भी जो डाइपोल मोमेंट है उसका समेशन टोटल आपका जीरो आएगा, क्योंकि जब आप किसी वेक्टर को 120 डिग्री पे रखें ऐसे, तो ये जो वेक्टर्स का टोटल समेशन आएगा दैट विल बी जीरो, राइट। सो BF3 क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, बोलो। BF3 का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, वो क्या है, वो पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। तो BF3 भी जो है आपका वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा,
ठीक है। सो जैसे अभी हम लोग CCl4 की बात कर रहे थे, राइट? तो CCl4 का जो डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट ठीक है। सो इसका CCl4 का भी जो डाइपोल मोमेंट आएगा, वो डाइपोल मोमेंट आपका आएगा 0। So far we don't know what is the structure of CCl4, right? क्योंकि अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने कुछ नहीं बोला है CCl4 के स्ट्रक्चर के बारे में या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो जो डाइपोल मोमेंट है, दिस वाज इनिशियली, जब कोई थ्योरी नहीं था हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर VACPR थ्योरी, तो उस टाइम पे डाइपोल मोमेंट के थ्रू भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जो हैं प्रेडिक्ट किए गए। जैसे BF3 हो गया, BF3 का कोई डाइपोल नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट है किसी मॉलिक्यूल में, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट मस्ट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव एंड कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव चार्ज। तो इसका ये मतलब है कि डाइपोल जो है वो आपका रोटेट हो सकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डाइपोल का ये टेंडेंसी होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर ये डाइपोल, अगर हम लोगों ने चार्ज कुछ ऐसे एक स्टिक में बांध करके रख दिया है दोनों एंड पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट, ठीक है। एंड हमने ये देखा कि BF3 का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। दैट मीन्स दैट इट शुड नॉट हैव any characteristics charges, right? So the dipole is zero, that means there is no characteristic charge. So we must what we can say, we must situate, और ये कह सकते हैं कि we must arrange fluorine atom in such a way that those vectors must be cancelling each other out, राइट। सो यहीं से जो आपका BF3 का स्ट्रक्चर आया, ये BF3 का स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर, राइट। सिमिलरली जैसे BEF2 का अगर हम लोगों ने देखा होगा, तो BEF2 का भी जो डाइपोल मोमेंट आया था वो आया था बिल्कुल 0, राइट। ये इसका BEF2 का। So we need to arrange fluorine atoms in such a way that its dipole moment must be 0. So how can we do that? We have two bonds, we have two vectors, and their summation of those vectors are 0. So this can only be possible if the vectors are facing opposite to each other, and they are obviously they are equal in magnitude, right? But their direction should be different. So that's why इसका जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री आपका आया लीनियर, ठीक है। सिमिलरली दैट्स आल्सो हैपन फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक H2O। अब CCl4 के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो CCl4 का भी जो डाइपोल मोमेंट आया है वो डाइपोल मोमेंट हमारा 0 आया है, ठीक है। मान लो कि एक्सपेरिमेंटली ये हमें पता है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, म्यू नेट। तो अब हम क्या करें, वी नीड टू अरेंज क्लोरीन आटम इन सच अ वे दैट द समेशन ऑफ दोज वेक्टर्स मस्ट बी 0, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमें ये भी करना है कि जो हमारा ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री ऐसा होना चाहिए कि इट मस्ट कवर इन 3 डायमेंशन। वी मस्ट अज्यूम कि ये 3 डायमेंशन होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप 2 पॉइंट ले रहे हो किसी स्पेस में, सो यू कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू दैट 2 पॉइंट्स। अगर मैं 3 पॉइंट ले लूँ इस स्पेस में, सो यू कैन मेक अ प्लेन आउट ऑफ दैट 3 पॉइंट्स, ठीक है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्लेन। लेकिन जैसे मैं 4 पॉइंट लेता हूं तो दैट 4 पॉइंट मे गो आउट ऑफ दैट प्लेन,
ठीक है, तीन तीन से आप एक प्लेन बना सकते हो, लेकिन चौथा जो है आपका प्लेन में नहीं हो सकता, दिस मस्ट बी अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वी नीड टू अरेंज दोज क्लोरीन एटम इन सच अ वे दैट इट्स डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है उसका समेशन शुड बी जीरो। सो व्हाट वी डिड इज वी took such an arrangement in which we consider कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब में सेंटर पर, इस क्यूब के सेंटर पर कार्बन एटम है, ठीक है, और ये कार्बन एटम क्लोरीन से कनेक्टेड है, दो क्लोरीन ऊपर से डायगोनली और दो क्लोरीन नीचे से डायगोनली, ठीक है। अब ये हमने ऐसा ही क्यों किया, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम लोग ऐसा ही करेंगे या फिर ऐसा ही किया होगा। देयर वॉज मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ विच दिस स्ट्रक्चर स्टूड अलोन एंड इट was considered to be the most correct, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि जो हम लोगों ने डायगनल्स लिए हैं वो डायगनल ये वाला डायगनल है और एक ये डायगनल है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायगनल, अपोजिट फेस के अपोजिट डायगनल्स पे लगे हुए हैं, ये वाला डायगनल और एक ये वाला, ये सेम डायरेक्शन डायगनल्स में नहीं लगाया है, ये डायगनल और ये डायगनल लेते तो पैरेलल हो जाता, राइट। तो ये दोनों डायगनल्स जो हैं आपके वो पैरेलल नहीं है, क्रॉस हो रहे होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो इसमें जो स्ट्रक्चर आया दैट स्ट्रक्चर वाज टोल्ड टू बी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड CCl4 का स्ट्रक्चर जो आया दैट इज टेट्राहेड्रल। इसमें जो बॉन्ड एंगल्स आए हमारे पास निकल के, वो बॉन्ड एंगल्स वाज 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। यही अगर हम BF2 की बात करेंगे तो BF2 का जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री आएगा, तभी जाकर के जो आपका डाइपोल मोमेंट का वेक्टर समेशन है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम BF3 की बात करें तो BF3 का जो बॉन्ड एंगल आया होगा वो बॉन्ड एंगल 120 आना चाहिए, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, नहीं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे आपका बोरॉन है और तीनों कॉर्नर्स पे आपके फ्लोरीन लगे हुए हैं, राइट। So this is how the structures came out into picture, right? And they also explained one more thing कि the bonds in the atoms contains electrons, right? They are nothing but they are electrons. So also we need to do one thing that कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लीस्ट हो, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आ गए तो दे विल हैव repulsion between them. So we need to arrange those bonded electrons in such a way that there must be maximum distance, alright, और या फिर यूं कहें कि मैक्सिमम एंगल होना चाहिए। ये सब वेस्टवर्थ थ्योरी में भी एक बार फिर से आएगा, ठीक है, वहां पे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, राइट। सो लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट फर्स्ट, उसके बाद हम लोग वेस्टवर्थ थ्योरी में आते हैं। सो वी नीड टू कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। सो HF, HCl, HBr, HI, राइट। सो हाँ बिल्कुल। सो हाँ बिल्कुल। सो डाइपोल मोमेंट जो है हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज जनरेटेड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डी, राइट। सो चार्ज जनरेटेड किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, राइट। तो यहीं से हम लोग जो है आंसर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
और जो आपका डी है दैट डी इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। सो इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा दैट ऑर्डर विल बी फर्स्ट एच एफ, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई, राइट। फिर देखिए कि जैसे CO2 और CO3 2 माइनस, हाँ ऐसा है क्या? हाँ लेकिन फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा इनमें, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग जो चीज़ डाइपोल मोमेंट में देख रहे हैं वो डाइपोल मोमेंट में नॉर्मली जब थ्योरेटिकली जाएंगे ना तो डिस्टेंस का फैक्टर जो है वो नहीं ले रहे हैं, नॉर्मली आप यही देखोगे, ठीक है। हम लोग ये मान के चलेंगे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ बिटवीन देम आर सेम, अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तभी हम लेंगे, अदरवाइज फिर आप नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर आपका जो, अगर आप दोनों केसेस दोनों पॉइंट्स लोगे कि चार्ज भी चेंज हो रहा है और रेडियस भी चेंज हो रहा है तो यू नीड द वैल्यूज, राइट। लेकिन अगर वैल्यू के हिसाब से एक्सपेरिमेंट डाटा के हिसाब से जाएंगे तो दिस इज करेक्ट। सो व्हाट वी नीड टू डू, आप सोचो क्या करें आप, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये मैंने दे दिया आपको, यू नीड टू फाइंड इट्स थ्योरी। सो व्हाट वी नीड टू डू, we keep the radius constant or we keep the distance constant and we change the q value of q on the basis of the electronegativity difference. So हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, फिर HCl में होगा, फिर HBr में होगा, फिर HI में होगा, that's why this answer is coming. So in a way you are right, कुछ जगह ऐसा आएगा जहाँ पे एनामोलीज आएंगी कि दोनों चेंजेस हो रहे हैं तो दोनों की वजह से जो चार्जेस हैं और डिस्टेंस है वो फैक्टर भी लाना पड़ेगा हम लोगों को, वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ आएगा, जितने भी केसेस आएंगे मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब जगह जो है आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो उसके बेसिस पे आंसर कर लो। CO2 और CO3 2 माइनस, राइट। इसमें अगर हम डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, CO2 का पहले स्ट्रक्चर करते हैं, हाँ CO2 लेस देन CO3 2 माइनस, चलो देखते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि वी नीड टू अरेंज ऑक्सीजन या फिर एटम्स इन सच अ वे कि उनमें जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली CO3 2 माइनस का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इसका डाइपोल देखते हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, इसका डाइपोल देखेंगे तो कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन एंड कार्बन टू ऑक्सीजन। CO2 के लिए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं, दे आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। CO3 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, dipole moment are equal in opposite direction, the angle between them is 120 degree, इसमें भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट सी वाला देखिए, CH3F और CH4, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आना चाहिए, CH3F, नहीं, क्योंकि इसमें एक डाइपोल मोमेंट आपको बनता हुआ नजर आएगा,
राइट। और CH4 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, जीरो होगा नहीं, क्योंकि ये भी एक तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो आपका जीरो आ जाएगा। फाइन, मैं इसको मिटा रहा हूँ। CF3 और CH4 की बात करते हैं तो CH3 का जो आपका स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, है ये 3D में, ठीक है। तो 3D में ऐसे भी ड्रॉ करते हैं कि नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्शंस का हेल्प लेते हैं 3D में ड्रॉ करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्शंस को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जिस तरीके से एक इंजीनियर जो है 2D में अपना फिगर ड्रॉ करता है जिससे पूरा का पूरा बिल्डिंग बन जाता है, उस तरीके से हम लोग भी यही काम कर रहे हैं कि हम लोग एक तरीके का प्रोजेक्शन दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और सिमिलरली CH4 के लिए भी क्या बता रहा हूँ क्या है, सब बताएंगे आप, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज डैश, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेज। ओवरऑल दिस इज कॉल्ड एज वेज डैश स्ट्रक्चर और वेज डैश प्रोजेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। वेज इज, जल्दीबाजी नहीं करनी, कमिंग आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, बाहर आ रहा है, आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है। और डैश इज गोइंग इन द प्लेन, ये आपके स्क्रीन से पीछे जा रहा है, अंदर, स्क्रीन के अंदर जा रहा है आपके, ठीक है। जैसे इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है आपका बनेगा, ठीक है। नॉर्मली जो है आपने एक पिरामिड देखा होगा, है ना, नॉर्मली एक पिरामिड देखा होगा या प्रिज्म भी देखा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म का, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये ट्रायंगुलर बेस होना चाहिए, राइट। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि ये ट्रायंगुलर बेस होता है, ठीक है, और उसका एक टिप होता है ऊपर, राइट। ऐसा प्रिज्म भी देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये इस जो स्ट्रक्चर है उसका, ये भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, प्रिज्म जैसा ही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ट्रायंगुलर बेस और ऊपर जो एक टिप है वो, इसमें जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम आपका कहाँ सिचुएटेड है, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे प्रिज्म के सेंटर में सिचुएटेड है एकदम, ठीक है। और जो चार बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं वो चार बॉन्ड्स इसके कॉर्नर्स में है, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है एक, और एक इधर है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके प्लेन में हो गए, ये वाला और ये वाला, और ये जो दो आए हैं आगे और पीछे, ये वही हो गया आपका वेज और हो गया एक डैश हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर इसमें हम डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट जो है आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वी कंसीडर इट एज टू बी अ रेफरेंस, ठीक है, कि इनके बीच का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन द फॉलोइंग स्केल इज 2.8 और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है, राइट। सो डेफिनेटली कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इनकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। आपको मानना है तो मानो, बट आई थिंक कि दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम कॉम्प्लेक्सेस। जब आप और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आओगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जब आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से जो आप डाइपोल मोमेंट लोगे उसकी वजह से, ठीक है। तो अच्छा है, आसान यही रहेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखता है तो उसको मान लो कि ठीक है यार, अब है तो है, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन ये बात हम ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो ये इसका आंसर करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डाइपोल होता है।
ठीक है। लेकिन वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन टू मेक्स क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इजी, हम लोग क्या लेते हैं कि हम लोग कर देते हैं इसको कि भाई कार्बन हाइड्रोजन में कुछ नहीं है, कुछ रखा नहीं है, और ये सब पूरा जो है वो सब मोम आया है, राइट। तो इसमें बस कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो डाइपोल मोमेंट आएगा बस वही आएगा, राइट। और इसमें अगर हम लोग देखें कि कार्बन हाइड्रोजन का जितना भी डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा, डाइपोल मोमेंट ये सारा किधर जा रहा होगा, कार्बन की तरफ। ये आ गया, अरे उल्टा बन रहा है, ये एक हो गया, एक इधर आ गया और एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो आप नेट इसमें समेशन करोगे तो ये नेट समेशन जो है आपका वो जीरो आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो, इसको भी अगर मान लो किसी ने ले लिया, पता नहीं, अगर मान लो किसी का मन किया, बाद में जाके मुझे गाली देगा कि सर ने नहीं बताया था ऐसे, तो देख लो, इसको भी देख लो। ऐसे करेंगे तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, वो नेट डाइपोल मोमेंट आपका इसका जो है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये म्यू नेट हो गया, राइट। और इसमें जो आपका म्यू नेट आया है वो जीरो आया है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम जो है हम लोग कर सकते हैं ये काम, डाइपोल मोमेंट निकालने का, राइट। तो डाइपोल मोमेंट एक तरीके से, जैसे मैंने बताया, एक तरीके से जरिया है हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता करने का, जिसके बारे में अगर नहीं पता था इनिशियली ये तरीका था, अब तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, डी वाला देखते हैं, CH3F, CH3Cl, CH3Br सबसे ज्यादा। फिर CH3Br और CH3I नहीं, ठीक है। तो जो ये ऑर्डर है, ये उसका ऑर्डर ऐसा है, ये वाला ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो दो फैक्टर्स हैं, वो दो फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए, राइट। डाइपोल मोमेंट के लिए आपके दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस डी, ठीक है। तो जैसे किसी ने मुझसे बोला था कि सर ऑप्शन ए में आप डी क्यों नहीं ले रहे हो, डिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे हो, तो डिस्टेंस जो है वो एक्सपेरिमेंट की आया नहीं, तो क्या करें अब, कहीं 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 पे जा करके वो चेंज आएगा, दिस इज द चेंज और दिस इज द एनोमली, कि CHCl3 में और CH3F में, ठीक है। चार्ज तो अगर हम देखें तो चार्ज CH3, अगर इसको मैं डेल्टा वन पॉजिटिव बोल दूं और इसको डेल्टा वन नेगेटिव बोल देता हूँ, इसको डेल्टा टू पॉजिटिव बोल देते हैं, इसको डेल्टा टू नेगेटिव बोल देते हैं, तो चार्ज जो है वो चार्ज तो ज्यादा है, डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा टू, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, D2 और D1, तो डिस्टेंस जो है वो आपका D1 का कम आ जाता है D2 से, ठीक है। तो यही रीजन है कि अब हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। कहाँ पे चेंज हुआ है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, CH3 और CF3 में, बस यही चेंज हुआ है और कहीं नहीं चेंज हुआ, बाकी सब वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो CHCl3 CH, सॉरी, ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सुधार देता हूँ इसमें, बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है ये, ये आपका ऑर्डर है, ओके। जब हम डाइपोल मोमेंट निकाल रहे होंगे तो CH3Cl का जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, द रीजन फॉर दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इज मोर इन CH3Cl, दैट्स व्हाई जो है यहाँ पर आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा आ गया। फिर अगर E की बात करें तो E में देखो, E में क्या हुआ, हाँ CF4 से, नहीं तो CF4 का डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपका CH3F का जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। सो CH3F का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड CF4 का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, CF4 में भी अगर हम लोग देखें तो CF4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसके बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, ऐसा है क्या? यहाँ नहीं बनाते यार, बहुत कम स्पेस है यहाँ पे, साइड में बनाते हैं कहीं। हाँ, अब वेज डैश यूज करते हैं। वेज डैश तो आपको पता चलेगा क्या है वेज डैश। ठीक है, तो CF4, बोलो बोलो। हाँ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है किधर भी करो, लेकिन वो मतलब वही रहेगा, वेज का वही मतलब होगा, डैश का वही मतलब होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो है CF4 का वो तो जीरो आ गया, तो दैट मीन्स द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, लेकिन द बॉन्ड्स आर पोलर। बॉन्ड्स तो अभी भी वैसे ही रहेगा जैसे पहले था कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इस पे जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट individual individual bonds are polar। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, स्टेटमेंट आता है कभी कभी एग्जाम में कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल है कि नहीं? मैं लिख देता हूँ वो स्टेटमेंट है। नहीं सुनाई दे रहा है यार, मैसेज करो। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या बोला मैंने। अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या हो गया, if we are saying that non-polar molecules must have non-polar bonds, so this statement is a false statement, false। ठीक है, तो रीजन तो अभी दिया यार सुप्रति, यही देखो, CF4 is the best example। CF4 is a non-polar molecule but its individual bonds are polar। हाँ, ये सही हो सकता है, नॉन पोलर बॉन्ड्स, सो इट मस्ट बी नॉन पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड्स अगर है तो नॉन पोलर, हाँ नॉन पोलर तो होगा, नॉन पोलर बॉन्ड्स हो गया तो आपको डाइपोल मोमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका डाइपोल मोमेंट नेट जीरो आएगा, तो सही स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, CH3Cl, CH2Cl, CHCl3 एंड CHCl4। ठीक है, तो हाँ इसमें कहाँ गया, हाँ ये देखो। इसका डाइपोल मोमेंट भी बता देता हूँ क्या है डाइपोल मोमेंट, ये इसका डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का इसका ऑर्डर है, तो सिंपली जो है आपका डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट होगा, पहले सबसे ज्यादा CH3Cl का होगा, फिर CH2Cl2 का होगा, Cl2 भी होना चाहिए यहाँ पे,
फिर CH3Cl3 का होगा, CHCl3 का होगा, फिर जाकर के आपका CCl4 का होगा, ये डाइपोल मोमेंट, राइट। तो इस तरीके से जो है इसका डाइपोल मोमेंट जो वैरी करेगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है पार्ट। इसको दूसरा कलर देते हैं ताकि चमके। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया आपका। फिर अगर मान लो H2O और F2O में देखते हैं तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। F2O आ जाएगा तब तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा, नहीं? तो इसीलिए आपका जो है H2O का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। फिर जैसे NH3, NF3, NCl3 में भी आप देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन में है, फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में है, राइट। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का की वजह से आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो सकता है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो जो है आपका डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है आपका वो दो दो जगह ही लग रहा है, यहाँ पे डी में और एफ में लग रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई गेस ऐसा कोई और एग्जांपल नहीं है जो कि आपका डिस्टेंस पे जो है वैरी करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। मैं दो एग्जांपल आपको बता दिया यार, दो एग्जांपल ध्यान में रखो, ज्यादा बेटर है। आप बिल्कुल समझ ही नहीं सकते, द प्रॉब्लम इज दैट। हाँ, हमें बिल्कुल समझ नहीं सकते हम लोग कि क्या कैसे होगा, बिल्कुल नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम तो मतलब सदियों से चली आ रही है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने एक थ्योरी दी, ठीक है। अब उस थ्योरी के बेसिस पे आपको सब कुछ, जितना भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है आपका, वो सब 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 कुछ वैलिड होना चाहिए उस थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ निकल ही आता है जो वो थ्योरी आपका फॉलो नहीं कर पाता है। दैट इज fascinating as well as that is also one of the problematic things for chemistry, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि हमारा वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर से। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है प्रोसेसर पता होता है, इनपुट पता होता है, या प्रोसेसर और आउटपुट पता होता है, यू नीड टू फाइंड आउट इनपुट। मैथमेटिक्स में यही करते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, रिजल्ट पता है, तो आप इनपुट निकालिए, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, आउटपुट निकालिए। लेकिन फॉर्मूला जब आप निकालने वाले होगे, जब वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ दैट फॉर्मूला, तो वो प्रोसेस निकालना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। किसी भी चीज का आपको इनपुट पता है, आपको आउटपुट पता है, इनपुट का मतलब कंपाउंड पता है, आउटपुट मतलब रिजल्टिंग वैल्यू, जो रिजल्ट आया है आपका एक्सपेरिमेंट से वो पता है। अब आपको एक थ्योरी निकालनी है जिसमें सारे के सारे कंपाउंड जो है वही थ्योरी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब द केमिस्ट्री इज वेरी वास्ट, राइट। इसीलिए सबको जितना भी ऐसा चीज चीज आ रहा है सब केमिस्ट्री में डालते जा रहे हैं, राइट। मैथ्स और फिजिक्स वाले जो है उससे परहेज रखते हैं। हाँ, बाकी जो भी है आपका डाइपोल मोमेंट में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ना हम लोग डाइपोल मोमेंट के हिसाब से जो है वो निकाल सकते हैं। हम लोग क्या मानते हैं कि जो भी आपका डाइपोल मोमेंट आया है दैट इज योर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ठीक है। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, दिस, ठीक है, जो आपका एक्सपेरिमेंट से आया है। और इसको हम लोग म्यू एक्चुअल भी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल में होता है। हाँ, ऑब्वियसली यार, अब तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, उसमें तीन अननोन डाटा है, दो नोन डाटा दिया हुआ होगा, एक डाटा आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि आपको याद रखो सबका डाइपोल मोमेंट, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता रहेगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, वो डाइपोल मोमेंट ये ना मान के निकाल रहे हैं कि भाई ये 100% आयनिक है, ठीक है। तो 100% आयनिक का क्या मतलब है?
सी वी नो कि नॉट एवरी बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड 100% कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी होगा जिसकी वजह से आपका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड्स में भी कोवलेंट कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई किसी बॉन्ड के बारे में बोल दिया, मान लो NaCl है, NaCl को मैंने बोला दिस इज अ परफेक्टली 100% आयनिक, तो ये कैसे बना होगा आयनिक बॉन्ड? ये आयनिक बॉन्ड बना होगा आपका ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से। भाई NaCl बनाना है, ठीक है, NaCl का एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक 100% आयनिक कंपाउंड होगा, राइट। तो अब इससे हम लोगों को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? तो यही कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है और जो वो डाइपोल मोमेंट जो कि आपका 100% आयनिक मान के आ रहा है, ठीक है, उसका अगर हम रेशियो लेके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमें मिल जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जो हम लोग नीचे जो कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट अज्यूम 100% आयनिक, ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से कि 100% आयनिक अगर होता तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है 100% आयनिक में। कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, राइट। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is in a way also can be written as mu actual divided by mu theoretical into 100, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सो एग्जाम्पल में है जैसे कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इफ बॉन्ड लेंथ इज 0.92 आर्मस्ट्रॉन्ग and observed dipole moment is 1.91 dBi, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड हो गया, तो ऑब्जर्व्ड हो गया मतलब ये एक्चुअल हो गया, दिस इज म्यू ऑब्जर्व्ड, ये दिया हुआ है 1.91। तो ये जो है आपका है वो न्यूमरेटर में आने वाला है, डिनोमिनेटर वाला हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर वाला कैसे फाइंड करें? तो डिनोमिनेटर वाला इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है 100% आयनिक मानना है और जो है आपका डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल निकालूं, या फिर सॉरी एक्सपेरिमेंटल नहीं, क्या बोल रहे हैं इसको, थ्योरेटिकल बोल रहे हैं ना, तो अगर म्यू थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं तो म्यू थ्योरेटिकल विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा भाई, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया है तो ये चार्ज होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस आपको तो दिया ही हुआ है विच इज 0.92 आर्मस्ट्रॉन्ग विच इज इन द टर्म्स ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, मीटर के टर्म में लिख देते हैं तो कूलम मीटर आ जाएगा, राइट। तो म्यू थ्योरेटिकल यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यही किया गया है इस क्वेश्चन में भी, जो सॉल्यूशन है आपका थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया इतना, बॉन्ड लेंथ हो गया इतना, यहाँ से जो है हम लोगों ने डी बाई के टर्म्स में निकाल लिया है, ठीक है। अब डी बाई के टर्म्स में कैसे निकाला? कोई मुझे बोलेगा सर यहाँ तो कूलम मीटर आ रहा है, तो डी बाई का कनेक्शन हमें पता है, कूलम मीटर से 1 डी बाई वॉज 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। आपको ऐसे मत बोलना सर 3.3365 ऐसा कुछ था, ठीक है। अब इतना भी ले रहे हो बहुत है, हाथ से कैलकुलेशन करना है ना, तो इतना में ही जो है आपका वो अप्रॉक्स वैल्यू भी आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू से जो आंसर आपका है वो ऑलमोस्ट सही आंसर आएगा। तो यहाँ से जो है हमने पहले किलोमीटर को डी वाई में कन्वर्ट कर लिया, और डी वाई में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लोगों ने लिया तो कितना आ गया, ये रेशियो 1.91 डिवाइडेड बाई 4.416 इंटू 100, यहाँ से आपका 43.25% आ गया। इसका मतलब है इस बॉन्ड में 43.25% आयनिक कैरेक्टर है और बचा हुआ जो है 56.75% आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है, राइट। तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ये भी तो पूछ सकते थे, तो परसेंटेज आयनिक निकाल लेते और 100 से माइनस कर देते,
वही आता -43.25, यहाँ से आ गया 56.7। राइट, तो हम लोग ऐसा नॉर्मली अगर ऐसा होता है कि आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो उसको बोलते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डोमिनेटिंग। राइट, और आयनिक कैरेक्टर जो है वो नॉन डोमिनेटिंग। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। राइट, तो जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं कि पहले पहले भी बात कर रहे थे हम लोग कि भाई जो जस्ट एज ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, द आयनिक बॉन्ड्स also have partial covalent character। ठीक है, so the partial covalent character of ionic bonds was discussed by Fazans in the terms of following rules। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं Fazans rule। ठीक है, फजांस रूल की क्या जरूरत थी भाई? अभी तो हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल ली सबका, और निकालने के बाद जो है आप कोवेलेंट कैरेक्टर पता कर लीजिए सबका क्या होगा। लेकिन बात ये है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, सभी का डाइपोल मोमेंट निकालना मुश्किल है सभी कंपाउंड का। ठीक है, सोच रहे हो कितना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को सारे कंपाउंड का एक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, और साथ में फिर उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबका कैलकुलेशन करके जो है हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बैठाएंगे। तो इससे बढ़िया जो क्या हुआ कि फजान ने जो है अपना एक थ्योरी रखा, उस थ्योरी के बेसिस पे उसने बोला कि कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में मेरी थ्योरी बताती है। जो थ्योरी क्या है वो देखते हैं। फजान्स रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा द स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ अनायन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर साइज ऑफ कैटायन छोटा हो और साइज ऑफ अनायन बड़ा हो तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जैसे मान लेते हैं LiX ले लिया, NaX ले लिया, KX ले लिया, RbX ले लिया, CSX ले लिया, जहाँ पे X हैलोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग X चेंज नहीं कर रहे हैं, हैलोजन चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मेटल आयंस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रोबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। अगर हम लोग साइज देंगे तो लिथियम प्लस का साइज सबसे कम है, इसीलिए जो आपका लिथियम के कंपाउंड्स हैं कि लिथियम के कंपाउंड मोस्टली जो है वो आपके कोवेलेंट होंगे। सिमिलरली दैट ऑफ द बेरिलियम, जो हम लोगों ने जो है एनोमॉलिस बिहेवियर पढ़ा था पीरियडिक प्रॉपर्टीज में, वहां जाकर के देखना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था। ठीक है, द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर कोवेलेंट। तो ये रीजन इसी के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा बोलो? LiCl का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिक्रीजिंग होगा। राइट, फिर अगर हम लोग मेटल कांस्टेंट रख के जो हैलोजन है वो हैलोजन चेंज कर रहे हैं, मोस्टली जो है ग्रुप 1 मेटल ले रहा हूँ क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1:1 का है, MF MCl MBr Mi। तो इसमें क्योंकि आपने मेटल कांस्टेंट रखा है और आप जो अनायन है वो चेंज कर रहे हो, तो अनायन चेंज करने की वजह से जो I- का साइज है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो उसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ अनायन से क्या होता है। देखिए, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे अभी हमने वो बोला था ना कि भाई CH4 होगा तो इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अरेंजमेंट ही नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है भाई, तो टेट्राहेड्रल रखना पड़ेगा। ठीक है, BF3 कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? ट्रायगोनल प्लेनर। देख रहे हो ना,
कि एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है बॉन्ड्स जा रहे हैं, BF2 लीनियर यही हो सकता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपको डायरेक्शनल है, एक कोवेलेंट बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में बन सकता है। ऐसा नहीं होगा कि टेट्राहेड्रल में 3 बॉन्ड बने ऐसे 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 और तीसरा चौथा बॉन्ड जो है ऐसे बन जाए, ये नहीं होगा ऐसा। तो इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसको माना गया कि भाई ये डायरेक्शनल बॉन्ड्स है और डायरेक्शन अगर प्रॉपर हुआ तभी जाकर के आपका ज्योमेट्री जो है वो आएगा, विच इज लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, जो भी बाद में आएंगे वो, ठीक है। लेकिन आयनिक बॉन्ड्स जो है वो आयनिक बॉन्ड्स आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ऐसा थोड़ी सुना है कि NaCl का जो है वो स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, ठीक है, NaCl का लैटिस कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने नहीं बोला था, ठीक है। तो नॉन आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब इसका जैसे मान लो कि और अच्छे वर्ड्स में बोले तो मान लो कि CH3 का ना 3 बॉन्ड बन गया है, जो अभी मैं बोल रहा था वही इसी की बात कर रहा हूँ, CH3 के 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, चौथा बनना है, ठीक है। अब चौथा जो है एक ही डायरेक्शन से आ सकता है, इस डायरेक्शन से, राइट। लेकिन अगर मान लो कि NaCl है Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि Cl माइनस सिर्फ यहीं से आ सकता है तभी बनेगा, यहां से भी तो आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है Cl माइनस, इस डायरेक्शन से भी Cl माइनस आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से Cl माइनस आ सकता है, बेसिकली बात ये है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, राइट। अब देखिए, अब केटायन के साइज से और अनायन के साइज से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब केटायन का साइज हमने बोला कि स्मॉल केटायन, स्मॉल केटायन होने से क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डेंसिटी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं भाई, अगर स्मॉल केटायन हुआ तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा या लो होगा, बोलो। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज हाई हो जाएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम, बिल्कुल। तो इट शुड बी वेरी हाई। चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका पर यूनिट वॉल्यूम भी चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, राइट। और लार्ज अनायन का क्या मतलब है, लार्ज अनायन जो है उससे क्या होगा ये देखते हैं। मान लो कि केटायन है, ठीक है, स्मॉल केटायन है, यहाँ पे भी एक केटायन है, स्मॉल केटायन, ठीक है। अनायन जब इसकी विसिनिटी में आएगा, एक स्मॉल अनायन लिया मैंने, ये एक स्मॉल अनायन और एक बड़ा अनायन लिया मैंने, ये अनायन, ठीक है। तो केटायन क्या करेगा, अनायन को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो अट्रैक्ट करने के बाद अनायन का जो शेप है ना, वो शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा केटायन की वजह से। और यही चीज अगर हम नीचे देखें तो क्या हो गया, बंद करो सब, हाँ, ठीक है। अब देखो लार्ज एनायन होने से क्या हो रहा है, ज्यादा डिस्टॉर्शन कहाँ दिख रहा है, ज्यादा तबाही कहाँ मची है, बड़े अनायन में, छोटे अनायन में। अच्छा मेरी ड्राइंग की गलती है, सॉरी, चेंज कर देते हैं।
ठीक, बड़े वाले में, ठीक है। तो नॉर्मली जो बड़ा चार्ज, बड़ा अनायन है ना, बड़े अनायन का चार्ज डेंसिटी क्या है, कम, बोल सकते हैं, है कि नहीं? चार्ज कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा। चार्ज डेंसिटी अगर कम है तो इसका ये मतलब है कि अगर वो अट्रैक्ट होगा तो ये अट्रैक्शन जो है इसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज के साथ ज़्यादा आएंगे, ठीक है। एक तरीके से क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। जिस तरीके से हम कॉम्ब लेकर के अपने हेयर में रब करते हैं तो जो चार्जेस है उसकी वजह से पीसेस ऑफ पेपर उठ जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ हुआ है कि पार्शियल चार्जेस जो है वो आपके चार्जेस वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो बड़ा अनायन है, लार्ज अनायन क्या करता है कि इट अलाउज मोर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि इट इज, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। अगर ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है तो इसका ये मतलब है दैट इट इज मोर पोलराइजेबल, पोलराइजेबल, ठीक है। इसको पोलराइजेबल या पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, या पोलराइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इट इज मोर पोलराइजेबल, मतलब डिस्टॉर्शन का मतलब होता है इसको पोलराइज करना। ये जो पोलराइज हुआ है ये वाला, हाँ बोलो। मतलब बिगड़ जाना, मतलब बिगड़ जाना, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जैसे क्या बोले अब, कुर्सी, मतलब कुर्सी पे बैठ तो कुर्सी टूट जाती है तो कुर्सी का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, वैसे मुड़ गया, वैसे डिस्टॉर्शन, ठीक है। मतलब अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर से जो है वो चेंज हो जाना, उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। और इन अदर टर्म्स जो है, टेक्निकल टर्म्स में इसको जो है पोलराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। सो जो ज्यादा पोलराइज हुआ है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट हुआ है, एंड दैट मीन्स कि इट इज ब्रिंगिंग its directional property, so it will have, large anile will have more directional nature, ठीक है। तो आपका ओवरऑल क्या कर रहा है फजान्स रूल के हिसाब से कि स्मॉल कैटायन आपका पोलराइज ज्यादा कर रहा है और लार्ज एनायन जो है वो पोलराइज ज्यादा हो रहा है। स्मॉल कैटायन क्यों पोलराइज ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और लार्ज एनायन पोलराइज इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा है, तो डिस्टॉर्ट ज्यादा होगा, ठीक है। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कैटायन कैटायन की हम लोग पोलराइजेबिलिटी देखते हैं बाय सीइंग इट्स चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इट्स पोलराइजेबिलिटी इज मोर। और नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, so polarizability of cation is directly proportional to its charge density, ठीक है। and polarization of anion is directly proportional to its size, ठीक है। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा कैटायन का तो उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। पोलराइजेबिलिटी मतलब डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी, डिस्टॉर्ट करने की कैपेसिटी, ठीक है। अनायन को डिस्टॉर्ट करने की, खुद नहीं। कैटायन खुद क्यों होगा डिस्टॉर्ट, उसका साइज कम हो गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, ठीक है, तो उसका साइज जो है वो इंटैक्ट रहेगा, राइट। सो पोलराइजेबिलिटी मतलब दूसरे अनायन को डिस्टॉर्ट करने की कैपेसिटी। पोलराइजेशन मतलब डिस्टॉर्ट होने की कैपेसिटी, या फिर डिस्टॉर्ट होना इज पोलराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन, राइट। सो डिस्टॉर्शन की वजह से जैसे मैंने बोला डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, राइट। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे जो है आपका डिपेंडेंट है जो आपका फजान्स रूल है वो, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या रूल है इसमें, और दो रूल और हैं। फर्स्ट सेकंड रूल ये कह रहा है कि
आपका जो द ग्रेटर द चार्ज ऑन केटायन ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द अनायन, तो बात तो वही हो गई है कि अगर चार्ज बढ़ गया तो यार तो आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, और चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी केटायन की। तो केटायन की अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई तो उसका जो पोलराइज करने की टेंडेंसी है या डिस्टॉर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो इससे इससे जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग NaCl CaCl2, ठीक है, फिर अगर हम लोग AlCl3 देखते हैं तो इसमें जो चार्ज है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका कैटायन का चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, राइट। फिर लास्ट वाला देखते हैं रूल, अगर फजांस रूल के हिसाब से बोलते हैं तो फिर द कैटायंस ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, द वन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 dx ns0, ठीक है, क्या है n-1 dx ns0, ns0 मतलब खत्म हो गया है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खत्म, और ये d ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब d ब्लॉक को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, कि n-1 dx और ns0, ठीक है। तो जीरो मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल दिए गए हैं, s का जीरो, टिपिकली ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, जैसे मैंने बोला, इज मोर पोलराइजिंग देन द वन विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ns2np6, ठीक है, टिपिकली अल्काली और अल्कालाइन अर्थ मेटल के टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl और CuCl में अगर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे तो Na प्लस का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, क्या होता है Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है आपका 2s2 2p6, राइट। और कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 3d10 4s0, है ना, यही होता है ना। देखो गलती होगा तो बताना, ठीक है। तो इन दोनों में NaCl और CuCl में जो ज्यादा पोलराइजिंग होगा वो ज्यादा पोलराइजिंग होगा आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर, कॉपर प्लस इनफैक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग KCl और AgCl का देखें तो AgCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, KBr और AgBr का देखें तो AgBr का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, K2CO3 और Ag2CO3 का देखेंगे तो इसमें भी Ag2CO3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और जो आपका CdCl2 है उसमें CdCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट। फिर ZnCl2 और CdCl2 HgCl2 अगर हम लोग देखते हैं तो HgCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, फिर CdCl2 का ज़्यादा होगा, फिर ZnCl2 का ज़्यादा होगा, राइट। फिर सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे ही देख रहे हो, ये सब एक सेम ग्रुप में बात कर रहे हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी एक ग्रुप का है, ठीक है। कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये सब जो है आपका एक ग्रुप का है, ये सब एक ही ग्रुप में, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे उनके जो कंपाउंड्स होंगे उनका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये था आपका जो है पूरा का पूरा फजांस रूल, ठीक है। तो अगर हम समरी देखें फजांस रूल का क्या है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा जिसमें कैटायन का साइज कम हो, अनायन का साइज ज्यादा हो, स्मॉल कैटायन लार्ज अनायन, ठीक है। फिर चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोर चार्ज ऑन एनायन वो भी कह सकते हैं। तो ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर द चार्ज ऑन अनायन, उससे आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर वो ज्यादा होगा। और नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे है वो ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 dx ns0 अगर है तो इसकी वजह से जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसा कहना कि n-1 dx और ns0, ठीक है, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में याद करो कि एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसमें जब हम लोग बात करते थे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का तो स्टेबिलिटी नीचे जाने पे इंक्रीज करती थी, क्या बोलते थे इसको, याद है? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते थे क्या, कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ सर, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, एस ऑर्बिटल फील करता
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। इसको नॉट एग्जैक्टली हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं बोल रहे, लेकिन एग्जैक्टली इसमें भी यही हो रहा है कि आपके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उससे हमने बोले इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ठीक है। सारा का सारा एनएस खत्म, अब बचा किसमें है, एन डी में बचा है, n-1 डी में, ठीक है। जो आपका पेनल्टीमेट शेल है उसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। पेनल्टीमेट मतलब लोअर देन द मैक्सिमम, एन से जो जस्ट नीचे है उसको पेनल्टीमेट कहते हैं। n-1 इज पेनल्टीमेट शेल, ये भी जान लो, बढ़िया चीज है ये भी जानना। दिस इज कॉल्ड एज पेनल्टीमेट शेल, n-1 वाला, ठीक है, पेनल्टीमेट शेल है। एन का पेनल्टीमेट ही n-1 है यार। नहीं सर, हम बोल रहे थे एन के पेनल्टीमेट, एन सर ANTE उसके बाद अच्छा पेनल्टीमेट स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग वाइज बोल रहे हो। हाँ बोल दो, बताओ 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 स्पेलिंग बताओ, बहुत बढ़िया बताओ, मैं कच्चा हूँ यार स्पेलिंग में। हाँ बोलो। सर। ये तो सही था सर, हम बोल रहे हैं एन के पेनल्टीमेट शेल क्या होता है। एंटी पेनल्टीमेट शेल, ये तो मैंने पहली बार सुना है यार, एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, पता नहीं, मैं कह नहीं सकता यार एंटी पेनल्टीमेट, ऐसा सच मैंने कहीं देखा तो है नहीं एंटी पेनल्टीमेट, लेकिन ठीक है मैं सर्च करूंगा कहीं मिल जाएगा तो ठीक है। एंटी पेनल्टीमेट मेरे को लग रहा है कि n+1 होना चाहिए, मैं लग रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, मैं देख के बताऊंगा आपको एंटी पेनल्टीमेट क्या है, मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो अमॉन्ग्स्ट LiCl, RbCl, BeCl to MgCl2, द कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर आर रेस्पेक्टिवली। आपको एक पोल दे देते हैं, आप पोल में आंसर करो। The compound with the greatest and least ionic character. Greatest and least ionic character. सही है सही है सही है नया सुप्रतीक, सही लग रहा है। ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर, लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, ठीक। सही रितम, गोविंद आप भी सही बोल रहे हो। देखते हैं आप लोग से हो गया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, और क्या है ना, बाकी लोगों को टाइम देते हैं थोड़ा। समन्यु आप पर आंसर देखो फिर से, आप 10th का आंसर बोल रहे हो क्या या 9th का, समन्यु? 9th का नहीं, आंसर देखो, आंसर चेक करो एक बार। चलो सही है सुप्रतीक, बढ़िया। ठीक है मैं पोल एंड कर रहा हूँ, देख लो शेयर रिजल्ट्स, ठीक है। मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया है, सो आंसर जो होगा आपका वो आंसर बी हो जाएगा, राइट। सो जो आपका मोस्ट आयनिक है, मोस्ट आयनिक वो होगा जो जिसमें आपका केटायन का साइज सबसे बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे अनायन का साइज तो सेम है सबका, सब क्लोरीन ही है, तो केटायन का साइज सबसे बड़ा किस में है, रूबिडियम में, आरबी में, क्योंकि आप जो है डाउन द ग्रुप जा रहे हो, राइट। सो RbCl का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा,
फिर अगर आप लीस्ट आयनिक कैरेक्टर देखोगे तो लीस्ट आयनिक कैरेक्टर उसका होगा जिसका आयन कैटायनिक का जो कैटायन का जो रेडियस है वो सबसे कम हो। तो कैटायन का रेडियस सबसे कम किसका होना चाहिए? वो बेरिलियम का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बेरिलियम +2 बना रहे हो, फिर आपका लिथियम प्लस है और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम +2 आता है, ठीक है। तो साइज के हिसाब से अगर हम जाओ तो साइज के हिसाब से जो आपका बेरिलियम +2 है वो सबसे लीस्ट साइज का होगा, ठीक है, क्योंकि आप बेरिलियम से नीचे जाओ तो फिर तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, नहीं तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करके देखो। फिर से पोल दे देते हैं आपको। अरे वाह, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। सही है, सही है। गोविंद सही है, नेहा सही है, रितम सही है। समन्यू, आई थिंक यू विल हैव टू सी कुश द करेक्ट आंसर। सुप्रतीक का भी सही है, ठीक। इसमें बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर्स which form a bond between two similar non-metallic atoms will be, ठीक है, dissimilar share between the two by complete transfer of one atom to the another in a similar spin condition equally shared in between the two, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर किए जाएंगे अगर हमने नॉन मेटल लिया है एलिमेंट्स, तो नॉन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है, और दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे नॉन मेटल अगर बात कर ले तो H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, Cl2 हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन F2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन O2 ने N2, इस तरीके के बॉन्ड्स, राइट। तो इस तरीके के बॉन्ड जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल समन्वय आपका अब सही आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इनमें जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो यस, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर डी आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आप ये एज ए होमवर्क रख लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 करके देखो तो क्या आएगा। The polarizability of halide ions increases in the order of, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा जिसका होगा सबसे लास्ट में होना चाहिए, इंक्रीजिंग। पोल पोल दे देते हैं, पोल, हाँ ये तो हाँ बिल्कुल समन्वय, नेहा आप भी सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। गोइंग द इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो जो इंक्रीजिंग का मतलब है जो सबसे ज्यादा जिसका पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, बिल्कुल रितम। सौहार्दे आप भी सही बोल रहे हो। हाँ अब सही है गोविंद, सही सही, बढ़िया, अब ठीक है। चलो, सो मोस्टली लोगों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड।
सो आपका जो पोलराइजेबिलिटी होगा वो अनायन का साइज पे डिपेंड करेगा, राइट, कि अगर साइज ज़्यादा है तो आपका पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट। हाँ ठीक है, 14th आपका होमवर्क है, ठीक है, आपने अगर कर लिया है तो वेरी गुड। और 14 जो है आप घर पे करना, ठीक है। ये रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से आप आंसर करने की कोशिश करना। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर इसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बात करी कि डाइपोल मोमेंट की वजह से जो हम लोगों को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने का मौका मिला, जैसे CH4 CCl4, ठीक है, BF3 BF2, ठीक है, ऑक्सीजन CO2, इन सब में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो वो डाइपोल मोमेंट से हम लोगों को जानने का मौका मिला। तो वेस्पर्स थ्योरी क्या बोलता है? वेस्पर्स थ्योरी ये बोलता है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। So what it assume is कि the shape of the molecules depend upon the number of the valence shell electron pairs, bonded और नॉन बॉन्डेड दोनों को, ठीक है, लोन पेयर होगा तब भी उसको लेंगे और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होगा तब भी उसको लेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम। तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो इन पे डिपेंड करता है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे, जो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो, ठीक है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एटम में, ठीक है, दो लोन पेयर हैं इन अ कंपाउंड, जैसे आपका H2O, ठीक है, तो ये दो दो लोन पेयर है, इन दो लोन पेयर्स में तो रिपल्शन होना ही चाहिए क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर these pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them, ठीक है। तो अब bonded electrons और non bonded electrons, this is bonded electrons and non bonded electrons, they must be arranged in 3 dimension या स्पेस में इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि उनके बीच में जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो और जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। ये कॉन्ट्रेरी है एक दूसरे का, मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम रिपल्शन तभी हो सकता है जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर फोर्थ में कह रहे हैं द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया? हम लोगों ने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो आपके एक स्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है। और इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, और ये पोजीशंस ऐसे पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे इलेक्ट्रॉन जहां पर उनके बीच में जो रिपल्शन है वो रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है। ऐसी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट। सो द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स take as a sphere, the valence shell is taken as a sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at a maximum distance from each other, right. Multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair, ठीक है। either आपके पास सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो या डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, आप जो इलेक्ट्रॉन्स को इसमें माना गया एज अ थ्योरी, उसमें ये माना गया कि ये अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स दैट कि उनको एक, अगर दो पेयर है तो उनको एक ही पेयर माना गया, अगर तीन पेयर है तो भी उनको एक ही पेयर माना गया, क्योंकि वो साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। नहीं कि अगर मैं मान लो कि N ट्रिपल बॉन्ड N बोल दूं, N ट्रिपल बॉन्ड N बोलते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज इनका अरेंजमेंट करना हमें जरूरी नहीं है। जरूरी इसमें ये है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसे बना है, ठीक है। कैसे बना होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड? नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे और दूसरे नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी टेंशन नहीं है।
जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी टेंशन है कि वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे, क्या दो इलेक्ट्रॉन जो कि एज अ लोन पेयर है उसको यहाँ रखना चाहिए या उसको यहाँ रखना चाहिए, ठीक है। अब पोजीशंस की दिक्कत है, राइट। तो ये वाला जो पोजीशन है दैट इज करेक्ट एंड दिस पोजीशन इज रॉन्ग, अदरवाइज जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखना नहीं चाहते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसका जो इक्विवेलेंट माना गया उसको माना गया कि दे आर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको इसी तरीके से मान के चलते हैं और इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वेस्पर्स ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सो when two or more resonance structures can represent a molecule, the Vespers model is applicable to any such structures, ठीक है। Vespers model जो है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए भी लगा सकते हो, राइट। ये इसका कहने का ये मतलब है। सो जैसे BeCl2 देख लो, BeCl2 में अरेंजमेंट क्लोरीन का ऐसे करना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस हो मैक्सिमम हो और बॉन्ड एंगल जो हो वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। और रिपल्शन इसमें जो मिनिमम है। सिमिलरली BeF3 का जैसे हम लोगों ने देखा 120 डिग्री पे आता है, CH4 का 109.5 डिग्री पे आता है, ठीक है। PCl5 का जो है आपका 90 डिग्री और 120 डिग्री पे आता है। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ये कैसे आता है। हालांकि अरेंजमेंट जो है इस वेस्पर्स थ्योरी ने भी बता दिया था, ठीक है। अब अगर रिपल्शन हम लोग देखते हैं कि वही रिपल्शन किसका ज्यादा होगा, तो लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा इन एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंड एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन आता है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में एज यू नो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होगा। लोन पेयर में रिपल्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो आपका सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम ने ये लोन पेयर बस जो है वो उठा करके रखा है। जैसे अगर मान लो मैं H2O की ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो H2O है, ये H2O में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन इन लोन पेयर्स, राइट। क्योंकि इन लोन पेयर्स में दो इलेक्ट्रॉन्स है और आपके पास जो न्यूक्लियस है वो बस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ही इनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है वो ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दो न्यूक्लियस है और दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आपने ऐसे ही देखा होगा कि अगर रिपल्शन है और उसमें डिस्टेंस कम कर रहा है तो रिपल्शन जो है वो बढ़ने लगता है, तो इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है वो कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं रिपल्शन R1 बोलूँ इसको और इसको R2 बोलूँ, रिपल्शन R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। रिपल्शन जो है आपका सिंगल बॉन्ड में कम होगा इन कंपैरिजन टू लोन पेयर में, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, कौन से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11, 12 और 14 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बाकी के लिए अभी के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग वेस्पर्स थ्योरी का एप्लीकेशन देखेंगे और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहीं तक हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।